अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे माइक्रोब्स एंड न्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो माइक्रोब्स एंड न्यूट्रिएंट्स को शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए इसमें हमने कौन कौन सी टर्म्स को डिस्कस करना है। तो चलिए पहले इनकी टर्म्स को देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन एंड देन माइक्रोबियल सॉइल ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर न्यूट्रिएंट्स एंड क्लाइमेट टेम्परेचर एंड पीएच इफेक्ट्स ऑन सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, कार्बन टू नाइट्रोजन रेशो। इन टर्म्स को हमने वन बाय वन डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। सॉइल में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये बहुत ज़्यादा नंबर्स में एग्जिस्ट करते हैं, और जो सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये उस वक्त तक प्रेजेंट होते हैं जब तक एनर्जी के लिए कार्बन सोर्स वहाँ पे मौजूद होता है। बैक्टीरिया सॉइल में बहुत ज़्यादा नंबर्स में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इनका साइज स्मॉल होता है, इसीलिए इनका बायोमास जो होता है वो स्मॉलर होता है। अगर हम एक्टिनोमाइसीट की बात करें तो वो 10 टाइम्स स्मॉलर होता है नंबर्स में, लेकिन इसका साइज़ ग्रेटर होता है, इसलिए इसका और बैक्टीरिया का जो बायोमास होता है वो सिमिलर होता है। अगर हम फंजाई की बात करें तो जो फंगस की पॉपुलेशन है वो स्मॉलर नंबर्स में होती है एज़ कम्पेयर टू बैक्टीरिया एंड अदर प्रोटोजोआ एट्सेट्रा, लेकिन चूँकि ये डोमिनेंट होते हैं क्योंकि इनका स्मॉल साइज जो होता है वो लार्जर होता है, इसलिए इनका जो बायोमास होता है वो ज़्यादा होता है, और उस वक्त तक ज़्यादा होता है जब तक सॉइल को डिस्टर्ब ना किया जाए। क्योंकि जो बाकी बैक्टीरिया क्टिनोमाइसीट एंड प्रोटोजोआ है वो अगर हम सॉइल को डिस्टर्ब करते हैं तो उसमें सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन जो फंगल की पॉपुलेशन होती है वो इसकी डिस्टर्बेंस से डिक्रीज हो जाती है। अगर हम एस्टिमेशन करना चाहें कि कितने माइक्रोब्स जो हैं वो इस अर्थ पे प्रेजेंट हैं, तो हम कह सकते हैं कि अगर हम 1 टीस्पून सॉइल लेते हैं तो उसमें इस दुनिया पे रहने वाले लोगों से, इस ज़मीन पर रहने वाले लोगों से ज़्यादा माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। जो सॉइल है इसमें तकरीबन 8 से 15 टन्स पर एकड़ बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, निमाटोड्स, अर्थवर्म एंड आर्थ्रोपोड्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। अब हम एक टेबल की बात करते हैं जिसमें हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बताया हुआ है, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और उनका नंबर बताया हुआ है पर ग्राम में, सॉइल के पर ग्राम में कितने हैं, और उनका बायोमास दिखाया गया है ग्राम पर मीटर स्क्वायर में। अब देखिए बैक्टीरिया और एक्टिनोमाइसीट का दोनों का बायोमास सेम है, लेकिन इनके जो नंबर हैं वो बैक्टीरिया के ज़्यादा हैं, एक्टिनोमाइसीट्स के कम है। इसी तरह दूसरे भी सबके नंबर्स आपको गिवन है और बायोमास गिवन है, वो आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइक्रोबियल सॉइल ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन की। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए जो ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन है ये 2 फंक्शन प्रोवाइड कर रही होती है, दो फंक्शन सर्व कर रही होती है। कौन कौन से है? फर्स्ट फंक्शन जो है ये एनर्जी प्रोवाइड करती है उसकी ग्रोथ के लिए, और दूसरा क्या है कि ये कार्बन सप्लाई करती है फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स, मतलब जो न्यू सेल्स बनने हैं उनके लिए इतने कार्बन को सप्लाई करना। और जो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर है ये 3 चीज़ों से कंपोज हुई होती है, ठीक है। कौन कौन सी हैं इसकी फ्रैक्शंस? लिविंग, डेड एंड वेरी डेड। अब लिविंग में क्या आ जाएगा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे, डेड में कौन सा? फ्रेश रेजिड्यूज आ जाएगा, और वेरी डेड में ह्यूमस आ जाएगा। अब जो ह्यूमस होता है ये लॉन्ग टर्म सॉइल ऑर्गेनिक मैटर फ्रैक्शन होता है जो कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड होता है, और इसके अलावा ये डिकम्पोजिशन को रेजिस्ट करता है। सॉइल ऑर्गेनिक मैटर के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक को हम एक्टिव कंपोनेंट कहते हैं, दूसरा पैसिव होता है। एक्टिव कंपोनेंट जो है 35% होता है और पैसिव जो है वो 65% होता है। अगर हम बात करें कि एक्टिव कौन सा होता है, जो एक्टिव कंपोनेंट होता है वो लिविंग एंड डेड फ्रेश प्लांट रेजिड्यूज पर मुश्तमिल होता है, और इस मटेरियल को एज अ फूड माइक्रोब्स यूज़ करते हैं, और जो कंपोस्ट हुए होते हैं डाइजेस्टेड शुगर एंड प्रोटीन से। और मैंने बताया था कि जो पैसिव है यानी कि ह्यूमस जो है, ह्यूमस को आप पैसिव कह सकते हैं, ठीक है। ये रेजिस्ट करता है डिकम्पोजिशन को। रेजिस्ट क्यों करता है डिकम्पोजिशन बाय माइक्रोब से? क्योंकि इसमें लिग्निन जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हायर अमाउंट में लिग्निन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये रेजिस्ट कर रहा है डिकम्पोजिशन को। अच्छा, एक और बात, जो माइक्रोब्स होते हैं इन्हें रेगुलर सप्लाई की ज़रूरत होती है सॉइल ऑर्गेनिक मैटर की, सॉइल में सर्वाइव करने के लिए। अब जो लॉन्ग टर्म यानी कि नो टिल्ड सॉइल्स होती है उसमें बहुत ज़्यादा लेवल होता है माइक्रोब्स का, और जो माइक्रोब्स हैं इसमें इसके अलावा मोर एक्टिव कार्बन मौजूद होती है, और इसके अलावा मोर SOM मौजूद होता है, जिसकी वजह से जो बहुत ज़्यादा कार्बन स्टोर ये कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल जो टिल्ड सॉइल होती है। मतलब जो टिल्ड सॉइल होती है उसमें कार्बन की कंसनट्रेशन लो होती है, जो अनटिल्ड होती है उसमें ज़्यादा होती है। जब कार्बन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी तो वहाँ पर माइक्रोब्स ज़्यादा होंगे।
अब जो डेड प्लांट रेजिड्यू होता है उसके अलावा जो प्लांट के न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये एज अ फूड यूज़ हो रहे होते हैं माइक्रोब्स में सॉइल के अंदर, ठीक है। और जो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर होता है वो बेसिकली एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है सॉइल के अंदर, और इसमें लिविंग एंड डेड मटेरियल दोनों मौजूद होता है। जो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर होता है इसमें कौन कौन से प्लांट्स आ जाते हैं, ब्लू ग्रीन अल्जी आ जाती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन सी हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, निमाटोड्स वगैरह वगैरह, ठीक है। और इसके अलावा फ्रेश एंड डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर भी हो सकता है जो हमें प्लांट्स, एनिमल्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिल रहा होता है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं सॉइल ऑर्गेनिक मैटर न्यूट्रिएंट्स की। अब जो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर न्यूट्रिएंट्स हैं ये मोस्टली जो कंपोस्ट हुए होती हैं कार्बन से, लेकिन कुछ में जो कार्बन होती है हाई अमाउंट ऑफ कार्बन जो है एसोसिएट होती है नाइट्रोजन से, इसके अलावा सल्फर से, जो कि प्रोटीन, फास्फोरस और पोटाशियम से हासिल होते हैं। अब जो सॉइल है बायोलॉजिकली टू टाइप्स होती हैं इसकी, एक होती है एक्टिव और दूसरी होती है इनएक्टिव टाइप। जो एक्टिव टाइप होती है इसमें हाई अमाउंट होती है कार्बन रिसाइकलिंग की, और इसके अलावा मोर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जो इनएक्टिव होती है इसमें लेस एक्टिव ऑर्गेनिक मैटर मौजूद होती है। अब जो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर है इसको हम कहते हैं स्टोर हाउस फॉर मैनी प्लांट न्यूट्रिएंट्स। इसमें बहुत ज़्यादा प्लांट के न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। बेसिकली इस टॉपिक में हम क्या पढ़ रहे हैं, सॉइल के ऑर्गेनिक मैटर और उसमें मौजूद न्यूट्रिएंट्स के बारे में, ठीक है। तो सॉइल जो है दो कंडीशन में डिफरेंट तरह से बिहेव करती है। अगर टिलेज कंडीशन होगी तो कैसे बिहेव करेगी, नॉन टिलेज कंडीशन होगी तो कैसे बिहेव करेगी, हम इसको देखते हैं दोनों में डिफरेंस कैसे है। सबसे पहले नो टिलेज कंडीशन की बात करें तो इसमें क्या होगा, इसमें स्मॉल अमाउंट होगी न्यूट्रिएंट्स की, मतलब कम न्यूट्रिएंट्स रिलीज होंगे क्योंकि वो टिलेज नहीं है। जब हम टिलेज करते हैं तो उसमें न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। और नॉन टिलेज कंडीशन में जो नाइट्रोजन है उसकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा हाई होती है, और टिलेज कंडीशन में इसकी कंसंट्रेशन परसेंटेज लो होती है नाइट्रोजन की। अब हम टेल्ड सॉइल जो है यानी कि अनहेल्दी जो सॉइल है उसमें हम नाइट्रोजन की परसेंटेज देखेंगे कि माइक्रोबियल की जो लो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसकी वजह से ये पर ईयर कितनी परसेंटेज में रिलीज होती है। तो अगर हम टिल्ड सॉइल की बात करें, अगर 2% हमारे पास सॉइल ऑर्गेनिक मैटर है वो तकरीबन 1% नाइट्रोजन को रिलीज़ करता है, उसको हम 20 IBS ऑफ नाइट्रोजन पर ईयर भी बोल सकते हैं। इसी तरह 4% जो SOM है वो 60 IBS नाइट्रोजन रिलीज़ कर सकता है, और जो 6% है वो तकरीबन 120 IBS ऑफ नाइट्रोजन रिलीज़ कर सकता है पर ईयर। अब जो टिलेज होता है, टिलेज का रिजल्ट क्या होता है कि इससे क्या होता है, ऑक्सीडेशन एंड डिस्ट्रक्शन जो है कार्बन की सॉइल में वो इंक्रीज़ हो जाती है, और जो सॉइल का ऑक्सीजन लेवल है ये भी इंक्रीज़ हो जाता है। इसी तरह क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो जाती है और वो कंज्यूम करते हैं एक्टिव कार्बन को सॉइल के अंदर से। नेक्स्ट है हमारे पास क्लाइमेट, टेम्परेचर एंड पीएच इफेक्ट्स ऑन सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। अब जो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर होता है ये क्लाइमेट और टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होता है। कैसे अफेक्टेड होता है हम इसको देखते हैं। अगर माइक्रोबियल पॉपुलेशन को हम डबल कर दें, 10 डिग्री सेंटीग्रेड उसमें चेंज करें हम टेम्परेचर में, अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो उसमें जो माइक्रोबियल पॉपुलेशन है वो डबल हो जाती है। अब हम कंपैरिजन करते हैं कि कैसे डबल होती है टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से। तो हमने देखा जो ट्रॉपिक से अगर कोल्डर हम रीजन की तरफ जाते हैं तो पता चलता है जो कार्बन होती है उनमें कम होती जाती है। अब जो ट्रॉपिक्स रीजन होती है उनकी जो टॉप सॉइल्स होती हैं उसमें वेरी लो अमाउंट में होती है सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, मॉइस्चराइज़र होता है, जिसकी वजह से जो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर है वो क्विकली डिकम्पोज हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रॉपिक्स रीजन होते हैं वहाँ पे सॉइल ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम कोल्डर रीजन की बात करें तो वहाँ पे सॉइल ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन बिल्कुल कम होती है, यानी कि बहुत स्लो होती है। और अगर हम देखते हैं किसी जगह पे बहुत ज़्यादा सॉइल ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन हो रही है तो इसका मतलब यह है कि वो जो जगह है, वो जो सॉइल है वो फ्रीज नहीं हो सकती, फ्रीजिंग से बचाया जा सकता है उसको। और अब हम देखते हैं कि कैसे मॉइस्चर, पीएच, सॉइल डेप्थ एंड जो पार्टिकल साइज है इफेक्ट करता है सॉइल मैटर डिकम्पोजिशन को। जो हॉट यानी कि ह्यूमिड रीजन्स होते हैं वो लेस ऑर्गेनिक कार्बन को अपने अंदर स्टोर करते हैं एज़ कम्पेयर टू कोल्डर रीजन, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे जो माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन है वो इंक्रीज़ हो जाती है। और जो रेट है सॉइल ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन का वो इंक्रीज़ हो जाता है जब सॉइल के अंदर ड्राइंग एंड वेटिंग साइकिल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक और चीज़, अगर बेसिक सॉइल है यानी कि अल्कलाइन सॉइल है उसमें डिकम्पोजिशन सॉइल ऑर्गेनिक मैटर की क्विकर होगी एज़ कम्पेयर टू एसिडिक सॉइल।
इसलिए हम शायद कह सकते हैं जब हम लाइमिंग करते हैं सॉइल की तो उससे क्या होता है वो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन को इन्हांस कर देता है, बढ़ा देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की एवोल्यूशन होती है ज़्यादा। और इसके अलावा उन एरिया में भी डिकम्पोजिशन बहुत ज़्यादा होती है जहाँ पे जो प्लांट का रेजिड्यूज है बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। और अगर हम ग्रेटर डेप्थ की बात करें तो वहाँ पे सॉइल डिकम्पोजिशन लो होगी। क्यों लो होगी? वहाँ पे ऑर्गेनिक कार्बन लेवल है वो कम होगा क्योंकि वहाँ पे प्लांट रेजिड्यूज कम होता है। अब हम पार्टिकल के लिहाज से देखते हैं कि कैसे डिकम्पोजिशन होती है। अगर स्मॉल पार्टिकल्स होंगे तो उनमें डिकम्पोजिशन ईजिली और फास्टर होगी, और अगर जो हमारे पास ह्यूमस है या ऑर्गेनिक मैटर है उसमें अगर जो पार्टिकल्स हैं वो लार्जर हैं तो उनकी जो डिकम्पोजिशन है वो स्लो होगी। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। अगर हमारे हार्डवुड हम फॉरेस्ट में है तो हार्डवुड फॉरेस्ट में क्या होगी, उनकी जो रूट की टैप रूट होंगी उनमें हाई अमाउंट होगी लिग्निन की, और हमने पढ़ा था जो लिग्निन होती है लिग्निन में डिकम्पोजिशन स्लो होती है। और अगर हम कंपेयर करें इसको ग्रासलैंड में तो ग्रासलैंड में जो उसके ग्रास की रूट्स होती हैं उसमें लिग्निन की अमाउंट कम होती है, इसकी वजह से वहाँ पे डिकम्पोजिशन ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब ये होगा कि ये ट्रीज़ पे भी डिपेंड्स कर रहा होता है कि एरिया पे डिपेंड कर रहा होता है किस तरह के एरिया है और किस तरह के वहाँ पे ट्रीज़ ग्रो हो रही हैं। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है हमारे पास कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो। जो ऑर्गेनिक मैटर की ब्रेकडाउन है ये डिपेंड करती है कि कार्बन और नाइट्रोजन की रेशियो क्या है, ठीक है। अगर तो कार्बन और नाइट्रोजन की रेशियो 10:1 होती है तो ये इसमें डिकम्पोजिशन जो है ऑर्गेनिक मैटर की बहुत ज़्यादा होगी। अब माइक्रोब्स देखते हैं किस किस में, मतलब काउस के र्यूमन में या फिर कंपोजिट पाइल और एंड सॉइल में। ये किस पे डिपेंड्स कर रहे होते हैं? कार्बन एंड नाइट्रोजन रेशियो पे, जो ऑर्गेनिक मैटर या ऑर्गेनिक रेजिड्यूज की ब्रेक डाउन करवाते हैं। हम कंसीडर करते हैं दो सेपरेट फीड के सोर्स, ठीक है। फिर हम इनका कंपैरिजन करेंगे कि किस तरह से इनमें डिकम्पोजिशन हो रही है और इनमें कार्बन और नाइट्रोजन की रेशियो क्या है। तो इसमें हमने दो प्लांट्स लिए हैं। एक हमने लिया है अल्फाल्फा जो यंगर है, एक दूसरा हमने लिया है ओट और वीट सेट्रा जो कि ओल्डर है। तो अब हम इनमें डिफरेंस देखते हैं। पहले अल्फाल्फा की बात करते हैं। इसमें मोर क्रूड प्रोटीन्स और अमाइनो एसिड होंगे और शुगर होंगे सेट्रा में। लेकिन अगर हम वीट या ओट या वीट के सेट्रा की बात करें तो इसमें लिग्निन ज़्यादा होगा, जिसका मतलब ये हुआ कि इसमें डिकम्पोजिशन जो है वो स्लो होगी और लो क्रूड प्रोटीन होगी, फ्यूअर शुगर इन स्टॉक। अगर अल्फाल्फा की बात करें तो इसमें क्या होगा, इजीली डाइजेस्टेड हो जाएंगे, वेदर ये जिसमें भी है, काऊ के र्यूमन में है, सॉइल कंपोजिट में है, पाइल में एक्सेट्रा। लेकिन ये रेजिस्ट करेंगे डिकम्पोजिशन को जो वीट सेट्रा है। अल्फाल्फा में नाइट्रोजन का जो कंटेंट है वो लो होता है कार्बन से, लेकिन इसमें जो होता है रेशो कार्बन और नाइट्रोजन की वो हाई होती है और ये एडिशनल टाइम लेगा डिकम्पोजिशन के लिए क्योंकि इसमें हाई कार्बन सोर्स मौजूद होगा। अब जो लो एंड हाई कार्बन एंड नाइट्रोजन रेशियो है ये एसोसिएट होती है सॉइल ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन से। अगर लेस है तो ये क्विकली डिकम्पोज हो जाएगा। अगर हायर अमाउंट है कार्बन और नाइट्रोजन की रेशियो तो उसके लिए इसको टाइम रिक्वायर होगा, ये स्लोली डिकम्पोज होगा। जो सॉइल में रेशियो होती है कार्बन और नाइट्रोजन की जो बेसिक रेशियो है वो होती है 10:1। जब 10:1 होगी तो ये ईजिली डिकम्पोज हो जाएगा। अब हम एक दफ़ा सारे टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं। अच्छा, तो इसमें हमने कुछ टर्म्स देखी थी। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा। इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि जो माइक्रोब्स हैं वो कार्बन सोर्स पे डिपेंड कर रहे होते हैं एनर्जी के लिए। और उसके बाद हमने बैक्टीरिया देखा कि उनका बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं लेकिन साइज स्मॉल होता है। एक्टिनोमाइसीट्स का देखा कि उसमें जो 10 टाइम्स स्मॉलर होते हैं नंबर्स में लेकिन उसका बायोमास सेम होता है बैक्टीरिया की तरह। और इसके अलावा प्रोटोजोआ जो बैक्टीरिया है ये टोलरेट कर सकते हैं डिस्टर्बेंस को, फंगल डिस्टर्बेंस को टोलरेट नहीं कर सकता, यानी कि कोई फिजिकल प्रोसेस हो रहा होगा सॉइल में। और एक हमने देखा कि जो टी स्पून जो है सॉइल उसमें माइक्रोब्स ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू जो लोग यहाँ पे ज़मीन पर रह रहे हैं। उसके बाद हमने ये टेबल देखा था। टेबल के बाद हमने डिस्कस किया था सॉइल ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन को, जिसमें हमने बताया कि जो SOM है 2 फंक्शंस ये प्रोवाइड कर रही होती है माइक्रोब्स को। कौन कौन से एनर्जी प्रोवाइड करना ग्रोथ के लिए, दूसरा था कार्बन सप्लाई करना। उसके बाद हमने देखा SOM जो है ये कुछ फ्रैक्शन से कंपोज हुआ होता है जिसमें लिविंग, डेड एंड वेरी डेड था। और उसके बाद देखा कि हमने जो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक्टिव होता है और इसके अलावा पैसिव होता है। जो एक्टिव होता है वो उसमें लिविंग एंड डेड फ्रेश प्लांट और एनिमल मटेरियल आ जाता है और फूड प्रोवाइड करता है माइक्रोब्स के लिए, डाइजेस्टेड शुगर एंड प्रोटीन्स उसमें होती हैं। और जो पैसिव होता है वो रेजिस्ट करता है डिकम्पोजिशन को और हायर लिग्निन उसमें मौजूद होती है। फिर हमने देखा सॉइल ऑर्गेनिक मैटर न्यूट्रिएंट्स जिसमें दो तरह के होते हैं, बायोलॉजिकली एक्टिव होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। जो एक्टिव होते हैं उनमें हाई अमाउंट होती है कार्बन रिसाइक्लिंग की और मोर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जो इनएक्टिव होते हैं उसमें लेस एक्टिव ऑर्गेनिक मैटर होती हैं। अब सॉइल की दो कंडीशंस होती हैं, टिलेज और नॉन टिलेज। जो टिलेज कंडीशन होती है उसमें न्यूट्रिएंट्स जो है स्मॉल अमाउंट में रिलीज होते हैं, जो टिलेज कंडीशन होती है उसमें हाई अमाउंट में होते हैं। और जो नॉन टिलेज होती है उसमें हाई परसेंटेज होती है नाइट्रोजन की और दूसरे में लो परसेंटेज होती है नाइट्रोजन की। फिर हमने क्लाइमेट, टेम्परेचर एंड पीएच का इफेक्ट देखा सॉइल पे। तो ये टेम्परेचर और क्लाइमेट जो है ये इफेक्ट करते हैं, किस तरह इफेक्ट करते हैं। अगर टेम्परेचर 10 डिग्री चेंज होता है तो माइक्रोबियल की जो पॉपुलेशन है वो भी डबल हो जाती है। फिर हमने देखा कि जो ट्रॉपिक रीजन है वहाँ पे डिकम्पोजिशन क्विकर होती है कम्पेयर टू कोल्डर रीजन।
फिर हमने देखा कि पीएच कैसे इफेक्ट करती है, क्योंकि अगर सॉइल जो है अल्कलाइन है तो उसमें डिकम्पोजिशन फास्टर होगी, अगर बेसिक है तो उसमें डिकम्पोजिशन स्लो होगी। तो उसके बाद देखा कि जो किस तरह से जो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर है वो डिकम्पोजिशन इसकी किस तरह से अंदाज होती है। पार्टिकल अगर स्मॉलर है तो जल्दी से उसकी हो जाएगी डिकम्पोजिशन, अगर लार्जर है तो इसकी डिकम्पोजिशन स्लो होगी। फिर हमने कार्बन टू नाइट्रोजन रेशो को देखा, इसमें हमने दो प्लांट्स की बात की, एक अल्फाल्फा और दूसरा ओट की। फिर इनमें डिफरेंस देखा हमने कि अल्फाल्फा जो है इसमें अमाइनो एसिड और प्रोटीन्स वगैरह ज़्यादा होते हैं, लेकिन दूसरे में लिग्निन ज़्यादा होते हैं। लिग्निन की वजह से उसमें रेजिस्ट करते हैं वो डिकम्पोजिशन को, लेकिन अल्फाल्फा रेजिस्ट नहीं करते, इसमें डिकम्पोजिशन जल्दी हो जाती है। इसमें हाई नाइट्रोजन कंटेंट होता है कार्बन के मुकाबले में, और दूसरे में क्या होता है, हाई कार्बन सोर्स होता है। फिर हमने बात की कि जो सॉइल की रेशो है वो क्या होती है, नाइट्रोजन और कार्बन और नाइट्रोजन रेशो 10:1। अगर लेस रेशो है तो डिकम्पोजिशन क्विकली होगी, अगर हाई रेशो है तो डिकम्पोजिशन स्लोली होगी। थैंक यू। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।